औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही मैटर इन इशू यानी जो जिस मामले के ऊपर दोनों पार्टीज़ में इख्तलाफ है, मैटर इन इशू सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम रेमेडी तलब करने के लिए दो से ज़ायद मुकदमात एक ही या ज़्यादा अदालतों में चल पड़ते हैं। अदालत जिसमें बाद में मुकदमा पेंडिंग स्टार्ट हुआ है, वो पेंडिंग है, वो बाद वाली अदालत किसी भी के अंदर में की कार्रवाई को रोक सकती है और इसके लिए अंडर सेक्शन 10 CPC 1908 एक पटिशन एप्लीकेशन जो है वो मुतलका कोर्ट को फाइल कर देनी चाहिए। और याद रखिएगा, बुनियादी तौर पर वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर इसकी तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं, तमाम शराइत पूरी हो जाए। अलबत्ता इसका मकसद यही है कि सेम मैटर इन इशू के ऊपर मुख्तलिफ फैसला के ट्रस्ट में ना आ जाएं। इस हवाले से PLD 2014 सिंध आई 43 जो है वो हमें गाइडलाइंस फ्राहम करती है। जहाँ तक स्टे इन सिविल प्रोसीडिंग्स का ताल्लुक है, तो जब भी आप अंडर सेक्शन 10 एप्लीकेशन देते हैं स्टे ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर, गैर मुल्की अदालत में ज़ेर समात है, ये उसकी तशरीह जो है सेक्शन 10 की ये वाज़ेह कर देती है। देन पाकिस्तान के अंदर जो कायम अदालतें हैं उसी काज ऑफ एक्शन पर मबनी मुकदमे की समात कर सकती हैं। यानी अगर कोई बाहर की कोर्ट के अंदर, फॉरेन कोर्ट्स के अंदर कोई मामला जो है वो ज़ेर समात है, तो फिर रेस सब जुडाइस का जो मामला है वो पाकिस्तान होगा और इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी जाएगी। अलबत्ता रेस सब जुडाइस के लिए कौन कौन सी शराइत का होना लाजम है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि मैटर इन इशू दोनों पार्टीज आर सब्सटेंशियली यानी बराह रास्त और हकीकी तौर पर मैटर इन इशू जो है वो दोनों मुकदमात के अंदर सेम होना चाहिए। दूसरी बात कि जो पहले मुकदमा दायर किया गया है वो एक कंपिटेंट कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो। उसके बाद ऐसी कोर्ट जिसके अंदर पहले से दायर शुदा दावा चल रहा है, आए हैं सेक्शन 10 की एप्लीकेशन आपने रेस सब जुडाइस की डॉक्ट्राइन के ऊपर दी है कि दूसरे दावे में तलब की हुई दादरसी फ्राहम करने का इख्तियार रखती हो, यानी कंपिटेंट हो वो भी, कि वो रेमेडी भी वो दे सकती है। सेम मैटर इन इशू है, कंपिटेंट कोर्ट में है, जो बाद में दावा दायर किया गया है उस दावे की दादरसी भी पहली कोर्ट भी दे सकती है, कंपिटेंट है। सेम पार्टीज के दरमियान दोनों दावा चल पड़े हैं और दोनों अमरीकन एक ही टाइटल के तहत मुकदमाबाजी में आ गए हैं। पहला भी सेम अनवान है, बाद में भी सेम अनवान है, सेम पार्टीज हैं, सेम मैटर इन
इशू है, कॉम्पिटेंट कोर्ट में चल रहे हैं। अब ये तमाम शराइत जब पूरी होंगी, यानी जो मैटर इन इशू है वो बराह रास्त या हकीकी तौर पर चाहिए। दोनों फ्रीकैन, दोनों मुकदमात के अंदर एक ही मैटर इन इशू के मुतल्लक दाद रसी तलब करने के लिए, और दोनों सूट्स के अंदर काज ऑफ एक्शन भी सेम है, सेम पार्टीज हैं, और कॉम्पिटेंट कोर्ट में दोनों फैसला जात चल पड़े हैं। आने वाला सूट वो उसके अंदर जो दादरसी तलब की है वो पहली अदालत भी उस दादरसी को फराहम कर सकती है, और ये दोनों दावे जो हैं वो कॉम्पिटेंट कोर्ट। इस हवाले 2009 CLC पेज 354 और 1996 CLC पेज 1657 जो है ये हमें इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कि जहां तक मामला है रेस सब जुडाइस के डॉक्ट्राइन का, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडाइस कहते हैं, बुनियादी तौर पर रेस सब जुडाइस एक लैटिन वर्ड है। रेस के मतलब है मामला, कोई मैटर। सब के मतलब है ऐसा मामला जिसका अभी अंडर ट्रायल है, अभी उसको देखा जाना है। और जुडाइस का मतलब है, आपको पता है कि फैसला, यानी एक ऐसा मैटर जो कि अभी जेरे, ये मतलब जुडाइस का जो लफ्ज है जो लातीनी जबान का है उसका ये मतलब है। यानी ऐसा मैटर इन इशू जो पेंडिंग के अंदर तो है, अभी उसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अदालती कार्रवाई तो जारी है, लेकिन इसके मुतल्लक कतई फैसला अभी जारी नहीं हुआ है। ये रेस सब जुडाइस है, जिसकी बिना पर आप अंडर सेक्शन 10 CPC 1908 एक एप्लीकेशन देते हैं बाबत रोके जाने समात मुकदमा के जनाब सेम पार्टीज के दरमियान सेम मैटर इन इशू के ऊपर कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर जो है वो फलां रवा है, जेर समात है, और इसको फौरी कार्रवाई को रोका जाए। अदरवाइज क्या होगा कि दोनों अदालतों के जो फैसला जात हैं वो एक दूसरे से कंट्रास्ट कर जाएंगे और अदालती वक़ार डिस्टर्ब होगा। इस हवाले से 2009 CLC पेज 354 आपको हेल्प करती है। उसके अलावा जहाँ तक स्टे ऑफ सूट का एप्लीकेशन का ताल्लुक है, तो इस हवाले से PLD 2000 पेज 81 और PLD 1961 ढाका हाई कोर्ट पेज 344 और PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज 34 है, और 2000 YLR पेज 1147, 2008 YLR पेज 161 जो है वो आपको हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन दे रही हैं। और इस बात के ऊपर 1999 MLD पेज 3456 भी वो हेल्प करता है। और याद रखिएगा कि इस हवाले से 1994 CLC पेज 247 भी इसी बात को इंटरप्रेट करता है। और जहाँ तक मामला है प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडाइस के अंदर सेम काज ऑफ एक्शन को किस तरह से डिटरमिन करना है, किस तरह से आपने उसका टेस्ट करना है, इस हवाले से बुनियादी वोटर 1985 गोवा हाई कोर्ट का फैसला है और पेज 55 है, और PLD 1966 कराची हाई कोर्ट पेज 13 है। 2010 की एक जजमेंट है, 2010 CLC पेज 699 है, और 1988 CLC पेज 466 है।
और याद रखिएगा कि इसी बुनियाद के ऊपर CLD पेज 105 जो है वो हमें हेल्प आउट करती है और इस बात की हमें इंटरप्रिटेशन देती है कि जब भी कभी ऐसा मामला आ जाए कि सेम मैटर इन इशू के ऊपर सेम पार्टीज के दरमियान सेम दादरसी के लिए मामला आ जाए तो बाद में जो सूट जिस अदालत में जेर है वो कायदा तौर पर क्या करेगी, स्टे कर देगी उसकी प्रोसीडिंग्स को, ताकि अदालत के जो फैसलाजात हैं वो आपस में कंट्रास्ट ना कर जाए। बुनियादी तौर पर याद रखिएगा कि रेस ऑफ जुडाइस जो सेक्शन 10 जो इसका बुनियादी ऑब्जेक्ट यही था कि एक जैसी इख्तियार समात रखने वाली अदालतें एक ही वक्त में एक दावा, एक ही अनवाने मुकदमा और एक ही दादरसी की बाबत सेम पार्टीज के दरमियान आपस में इनके फैसलाजात जो हैं वो उनमें कोई कंट्रास्ट ना आ जाए, इस वजह से रोक दिया जाता है। यानी स्टे कर दी जाएगा जो सेकंड जब भी सूट फाइल किया गया है तो आप एप्लीकेशन देंगे दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 10 CPC 1908 बाबत रोके जाने स्टे ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि ये मुकदमा ऑलरेडी जो है वो फलां अदालत के अंदर जो है वो रवां है। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि जो एक्सप्लेनेशन है उसमें वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर सेम पार्टी सेम मैटर इन इशू और सेम दादरसी सेम टाइटल का अगर कोई दावा पाकिस्तान के बाहर फॉरेन कोर्ट्स में चल रहा है तो फिर सेक्शन 10 उस पर अप्लाई नहीं होगा और स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। इस हवाले से याद रखिएगा कि जो पहले वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के रूबरू ज़ेर समात होना चाहिए और जब पहले से कोई कार्रवाई चल रही है तो बाद अज़ां जो दावा दायर किया गया है उसको मुलतवी स्टे, उसका प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब किसी दावा पर कार्रवाई किसी स्पेशल कोर्ट में ज़ेर समात हो तो बाद अज़ां दायर जो दावा है वो भी क्या किया जाएगा, उस पर स्टे जारी किया जा सकता है उसकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर। और दूसरी बात अहम ये है कि जो पहला दावा है और दूसरा दावा दोनों कॉम्पिटेंट कोर्ट्स में हों और बाद में आने वाला जो दावा है जिसकी प्रोसीडिंग्स को आपने स्टे करना है उसकी दादरसी, उसका जो दादरसी है वो अदालत जो है वो कॉम्पिटेंट हो कि वो दादरसी भी वो प्रोवाइड कर सकती है। याद रखिएगा कि रेस ऑफ जुडाइस हमेशा से सिविल कोर्ट्स और दीवानी जो दावाजात हैं उनके ऊपर, और स्टे प्रोसीडिंग्स के लिए आप अंडर सेक्शन 10 एक एप्लीकेशन गुजारेंगे बाद में जिस कोर्ट के अंदर दावा दायर किया गया है, ना पार्टी ने छुपाया पहले दावे को और दूसरा दावा दायर कर दिया, आपने एप्लीकेशन दे देनी है। उसके लिए किसी भी मरहले पर वो एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 10 ज़ाब्ता फौजदारी बाबत रोके जाने समात मुकदमा, किसी भी मरहले पर आप दे सकते हैं कि पहले फलां कोर्ट के अंदर सब जुडाइस तो रेस सब जुडाइस अप्लाई होता है, इसको कर देना चाहिए। लेकिन ऐसी दरखास्त इब्तदाई अदालत में दी जानी चाहिए। इल्तवा का हुक्म सिर्फ उसी वक्त दिया जाता है जब जो मैटर इन इशू से मुतल्लक तमाम शराइत जो हमने अभी डिस्कस किया है वो जो है अप्लाई होता है, यानी फौरी तौर पर जो है वो एप्लीकेशन चाहिए और उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करवा देना चाहिए।
उसके बाद याद रखिएगा कि स्टे प्रोसीडिंग्स के अंदर अदालत किसी भी वक्त जो है वो रिकॉल भी अपने ऑर्डर को कर सकती है। और उसके बाद आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 3 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 203, जिसके तहत कार्रवाई जो मुकदमा है उसको स्टे में डालने के अहकामात जो है वो सादर किए जा सकते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी मौजूद है। और सेक्शन 10 CPC 1908 जो है ये इस हवाले से वाज़ेह कर देती है कि फौरी तौर पर उसको ड्रॉप किया जाना चाहिए। अब प्यारे दोस्तों, और अभी चाय का वक्फा चल रहा था, लेकिन हम रेसिप जुडाइस पे बात करना चाह रहे थे। दोस्त के साथ आज काफ़ी इस मौजू पे गपशप हुई थी। मैंने कहा सब दोस्तों के साथ होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर सेक्शन 1908 का मकसद एक ही नवीयत के 2 मुकदमात की अलग अलग समात को रोकना है, क्योंकि इससे पेचीदगियां पैदा होना और अंदेशा रहता है। उसके अलावा पार्टीज भी अखराजात से बच जाती हैं, अदालतों का कीमती वक्त भी ज़ाया होने से बच जाता है। लेकिन मामला वही है कि सेम पार्टीज हैं, सेम मैटर इन इशू है, कॉम्पिटेंट कोर्ट में है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर काज ऑफ एक्शन और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो बुनियादी हैं अगर वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन सेक्शन 10 की कंडीशंस के ऊपर वो पूरा नहीं उतरती हैं, तो फिर सेक्शन 10 की जो एप्लीकेशन आप देते हैं बाबत रोके जाने समात मुकदमा, उसको खारिज रद्द किया जा सकता है। इस हवाले से भी 2018 की एक लेटेस्ट जजमेंट है। 2019 में भी हमने देखा, मजीद इस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। 2019 की 2018 YLR पेज 2210 जो है इस बात पे बहुत लंबी चौड़ी बहस करती है। अलबत्ता ये जो 2018 YLR पेज 2210 है, इसके अंदर वाज़ेह किया गया कि ये बुनियादी तौर पर रेसिप जुडाइस का जो मामला है ये इंसाफ के तकाज़ों को नज़र रखते हुए स्टे किया जाना प्रोसीडिंग्स को बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अदालती वक़ार जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस हवाले से ढाका हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके ऊपर बड़ी ये लंबी चौड़ी डिबेट हुई थी। PLD 1968 ढाका हाई कोर्ट इस बात को इंटरप्रेट करती है। उसके बाद याद रखिएगा कि अगर सेम पार्टीज के दरमियान ज़री रकबे का दावा रेवेन्यू कोर्ट में और जो सकनी एरिया है उसका सिविल कोर्ट में दावा चल रहा है, तो भाई फिर मैटर इन इशू तो डिफरेंट हो गया ना। तो ये रहा सब जुडाइस उस पे। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLJ 2015 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1135 में की गई थी। उसके बाद एक और चीज है कि सिविल कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 151 CPC 1908 इनहेरेंट पावर तो है ना, और इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करते हुए दूसरे मुकदमे की समात को रोकने की बजाय दोनों मुकदमात को कंसोलिडेट कर देता है, बजाय इसके कि रद्द उसको स्टे प्रोसीडिंग कर दिया जाए, दोनों मुकदमात को सेक्शन 151 CPC 1908 कंसोलिडेट कर देती है, दोनों यकजा समात का हुक्म सादर कर सकती है। और आपको पता है इस हवाले से
ऐसे आजकल भी है कि कंसोलिडेट हो जाते हैं, वो एक ही पार्टीज, एक ही काज ऑफ एक्शन बाज़ औक़ात हो जाए, तो बजाय इसके कि वो बाद में आने वाला रेस ऑफ जुडाइस का ऑर्डर में रद्द किया जाए, बल्कि क्या करते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं। इस हवाले से NLR 2007 सिविल डाइजेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, पेज है 574 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। बाद में जो दायर किए जाने वाला मुकदमा है, जो दावा है, उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाता है। इस हवाले से PLD 2018 लाहौर हाई कोर्ट पेज 678 जो है वो वाजे कर देती है कि रेस ऑफ जुडाइस जहाँ पे मामला आ गया है, पहले से जेर समात है कंपिटेंट कोर्ट में, तो भाई अब इस चक्कर में ना पड़े। और इस बात को PLJ 1999 कराची हाई कोर्ट पेज 49 भी इंटरप्रेट करती है, और 2000 पेज 1 इंटरप्रेट करती है। एक बड़ी टेक्निकल सी बात है, एक दोस्त ने मामला उठाया कि क्या फैमिली सूट्स के ऊपर भी सेक्शन 10 रेस ऑफ जुडाइस अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो याद रखिएगा, है बाकायदा तौर पर इस पर प्रोविजन मौजूद है कि सेक्शन 10 जो है वो फैमिली सूट्स के ऊपर भी उसी तरह ही लागू होगा। सेक्शन 11 रेस ऑफ जुडिकाटा भी उस पर अप्लाई होती है। इस हवाले से आप 1985 CLC पेज 731 जो है उसको देखिएगा, उसमें इस बात की बड़ी अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन है। और इसके बाद PLD 19 में कराची हाई कोर्ट पेज 81 जो है इस बात पे वाज़ेह कर देती है कि सेक्शन 10 बुनियादी तौर पर इसका डुप्लीकेशन से बचाने के लिए जो है सेक्शन 10 रेस ऑफ जुडिकाटा जो है उसको किया जाता है, ताकि कहीं कंट्रास्ट ना आ जाए फैसलों के अंदर। और चूँकि सेम पार्टीज़ हैं, सेम मैटर इन इशू है, सेम काज ऑफ एक्शन है, सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम टाइटल है, तो मुकदमे को अलबत्ता सेक्शन 151 CPC 1908 सेविंग ऑफ द इनहेरेंट पावर सिविल कोर्ट भी आ जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।